अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फेडरल के अंदर चैप्टर नंबर 8 आई थिंक जेनेटिक्स जो है, पता नहीं 8 है कौन सा चैप्टर है ये। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ये करवा दूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर वही हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट कुछ बातें जो हैं वो मुख्तलिफ भी हैं, तो उनके ऊपर ज़रा गौर कर लेते हैं। अब चूँकि डेट्स भी आ रही हैं तो डेट्स के ऊपर भी ज़रा गौर कर लें कि 1860 के अंदर मैंने ने डिस्कवर किया था मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। हमें ऑलरेडी बताया कि वो पी प्लांट्स के ऊपर वर्क कर रहे थे। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं। फर्स्ट स्टेप जो था वो ये था कि आप डेवलप करें ट्रू या फिर प्योर ब्रेड वैराइटीज़। अब ये ट्रू या प्योर ब्रेड वैराइटीज़ वो होती हैं कि जब वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें। आपको पता है कि पी प्लांट्स इसलिए सेलेक्ट किए थे क्योंकि इनके अंदर होती ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपको खुद से करवानी पड़ती है। तो जब ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें तो अपने ही जैसे पैदा करें। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है कि जिसके अंदर रेड फ्लावर भी लगते हैं और वाइट फ्लावर भी लगते हैं, और आपने एक प्लांट लिया जिसके अंदर रेड फ्लावर लगे हुए थे, आपने उसे सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, उसने रेड प्रोड्यूस किया, फिर आपने उसे सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, उसने रेड प्रोड्यूस किया, फिर सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, रेड प्रोड्यूस किया। तो ये अपने ही जैसे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये प्योर ब्रेड हैं या फिर ये ट्रू हैं। इनको कहते हैं हम होमोजाइगस, यानी इनके पास दोनों अलील जो हैं वो रेड कलर करवाने वाली ही हैं, जब भी इनसे कोई और पैदा नहीं हो रहा। अगर ये हेट्रोजाइगस होता तो जब आप इसे सेल्फ फर्टिलाइज करवाते तो इसके नतीजे में आपको रेड भी मिलते और इसके नतीजे में आपको वाइट भी मिलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा प्लांट या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने ही जैसे फिनोटाइप के पैदा करता रहता है उसे हम ट्रू कहते हैं या उसे हम प्योर ब्रीडिंग कहते हैं। तो पहला स्टेप ये था कि आप प्योर ब्रीडिंग प्लांट जो है वो डेवलप करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अभी जो गार्डन में आपको लाल कलर के फूल वाला नज़र आ रहा है, आपको नहीं पता कि वो होमोजाइगस है भी या वो हेट्रोजाइगस है। तो उसके लिए आपको उसे सेल्फ फर्टिलाइज करवाना पड़ेगा और उसकी ऑफस्प्रिंग के अंदर देखना पड़ेगा कि बच्चे अगर एक ही तरह के हो रहे हैं, इसका मतलब वो उस कैरेक्टर के लिए प्योर है, यानी होमोजाइगस है। ठीक है, तो ट्रू या प्योर ब्रीडिंग प्लांट कैसे डेवलप होता है? आप रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और जनरेशन्स के अंदर देखते हैं। अगर जनरेशन के अंदर फिर एक ही तरह के ऑफस्प्रिंग आने लगे, इसका मतलब कि अब वो प्योर ब्रेड हो गया। तो मेंडल ने ये 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए किया था। इन्हें हम मेंडेलियन पैरामीटर्स कहते हैं। वो 7 कैरेक्टर्स जो हैं आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, जैसे कि पर्पल वर्सेस जो है वो ग्रीन है, या येलो वर्सेस जो है वो येलो वर्सेस ग्रीन है, राउंड वर्सेस जो है वो रिंकल्ड है। तो ये 7 कैरेक्टर्स जिसके लिए उसने प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स जो हैं वो डेवलप किया। सेकेंड स्टेप के अंदर उसने इन प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स जो है उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाई या उनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई ऐसे 2 इंडिविजुअल्स की जिनका कंट्रास्टिंग फिनोटाइप है। कंट्रास्टिंग फिनोटाइप का मतलब एक प्लांट है जिसके अंदर 2 तरह के फ्लावर लगते हैं। तो एक उसने प्लांट डेवलप किया कि जिसका जो जीनोटाइप था वो प्योर हो गया था, होमोजाइगस हो गया था, और दूसरा उसने डेवलप किया कि जिसका जीनोटाइप जो था वो वाइट के लिए होमोजाइगस था। कैसे पता लगा उसे? क्योंकि जब भी उसे वो सेल्फ फर्टिलाइज करवा रहा था सिर्फ रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट्स पैदा हो रहे थे, और जब इसे सेल्फ फर्टिलाइज करवा रहा था तो सिर्फ वाइट वाले डेवलप हो रहे थे। तो आपने हमेशा क्रॉस के स्टार्ट में देखा है कि होमोजाइगस लिए जाते हैं, तो इन्हीं को ट्रू या प्योर ब्रेड प्लांट्स कहते हैं। अब दूसरा, इसने इनकी आपस में फर्टिलाइजेशन करवाई जिसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये 2 ऐसे इंडिविजुअल के दरमियान हो रही है कि जिनका या तो एक कैरेक्टर डिफरेंट है। अगर एक कैरेक्टर डिफरेंट होगा तो ऐसी क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो कहलाएगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और अगर 2 कैरेक्टर डिफरेंट तो ऐसी क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाएगी डाईहाइब्रिड क्रॉस। इन्हीं की बेसिस के ऊपर मेंडल ने अपने लॉ दिए थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था एक, और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की एग्जाम्पल क्या है भाई? एक प्लांट है कि जिसके अंदर राउंड सीड शेप है और इसको आपने क्रॉस करवाया एक ऐसे प्लांट के साथ जिसका रिंकल्ड सीड शेप है, तो एक कैरेक्टर डिफरेंट है यहाँ पे। डाईहाइब्रिड क्रॉस की एग्जांपल क्या है कि भाई जो सीड शेप है वो राउंड है और येलो कलर्ड है, जबकि दूसरे का जो सीड शेप है वो रिंकल्ड है और ग्रीन कलर्ड है। तो ये 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो ऐसा क्रॉस जो है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस तरह करवाया जाता है कि 2 पेरेंट्स जो है वो लिए जाते हैं कि जिनका एक कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने लिया राउंड सीड वाले और दूसरा लिया इन्होंने रिंकल सीड वाला। इन्हें जब इसने क्रॉस करवाया तो पहली जनरेशन बनी जिसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन कहते हैं, और इसके अंदर जो बच्चे बनते हैं, जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उन्हें हाइब्रिड कहते हैं क्योंकि वो मिक्सचर होता है। जो इनिशियल थे वो ट्रू थे, वो प्योर ब्रेड थे, और अब जो बने हैं वो हाइब्रिड हैं। तो वी नो व्हाट हैपेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अगर आपने क्रॉस करवाया है एक राउंड सीड वाले को एक रिंकल सीड वाले के साथ, तो पहली जनरेशन जो बनती है वो F1 जनरेशन बनती है, और F1 जनरेशन के अंदर कोई एक पेरेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो इनको भी फर्स्ट फिलियल जनरेशन के अंदर जो है वो सिर्फ एक फिनोटाइप मिला, यानी राउंड वाले सारे के सारे जो प्लांट्स है उनका जो सीड था वो राउंड था। उसके बाद क्या होता है, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। F1 जनरेशन के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, इंटरब्रेड या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने के नतीजे में F2 जनरेशन डेवलप होती है। ठीक है, तो
ये पैदा हुए RW, ठीक है, और इनको जो है इनने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, जिसके नतीजे में F2 जनरेशन पैदा हुई। तो F2 जनरेशन के अंदर आपको 3:1 का सीन देखने को मिलता है, यानी 3 जो है वो एक तरह के मिलते हैं और एक जो है वो डिफरेंट तरह का मिलता है। तो दोनों पेरेंट्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट एक पेरेंट जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेस करता है और दूसरा पेरेंट जो है वो कम एक्सप्रेस करता है अपने आप को, ठीक है। तो मेंडल ने मल्टीपल कैरेक्टर्स के अंदर जो है जितने भी कैरेक्टर्स उसने देखे थे 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के अंदर उसने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और हमेशा उसे जो रेशो मिला वो 3:1 का रेशो मिला मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में। ये क्रॉस यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, ये आपके जो है वो पेरेंट्स हैं जो कि होमोजाइगस है फॉर राउंड सीड और ये होमोजाइगस है फॉर रिंकल सीड। तो ये प्योर प्लांट्स हैं, इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगी। तो आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म के पास जो है वो 2 अलील्स होती हैं या 2 जीन्स होती हैं फॉर अ कैरेक्टर। तो इन दो में से एक जाती है गैमेट के अंदर, तो यहाँ पे से कैपिटल R आ गई और यहाँ पे से स्मॉल r आ गई। जब ये दोनों मिलेंगे फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके नतीजे में F1 जनरेशन बनेगी। F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर राउंड सीड्स है, क्योंकि एक कैरेक्टर जो था उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया और दूसरा जो कैरेक्टर था वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। एंड वी नो दैट नाउ कि जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है जैसे कि राउंड है तो वो डोमिनेंट होता है और उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही रिप्रेजेंटेशन यहाँ शो हो रही है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई गई। अच्छा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब एक तो ये होता है कि जो फ्लावर है उसी का स्टेमन जो है उससे एंथर निकल के उसी के स्टिग्मा पर आ जाए एक ही फ्लावर के अंदर। और दूसरी सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि एक ही प्लांट में जितने फ्लावर्स हैं उन्हीं के उनमें से किसी एक का भी स्टेमन से एंथर जो है निकल के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए, बट सेम प्लांट के ऊपर। तो ये दोनों सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अंडर आते हैं। तो जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी तो एक गैमेट में कैपिटल R जाएगा, एक गैमेट में स्मॉल r जाएगा। अब ये 2 गैमेट्स जो यहाँ पर बन रहे हैं ये समझ लें स्पर्म्स के अंदर हैं और ये 2 गैमेट्स जो यहाँ पर बन रहे हैं ये ओवम के अंदर है। जब ये आपस में रिप्रोड्यूस होंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का सीन बनेगा, राउंड और राउंड, ठीक है। ये एक राउंड जो है ये होमोजाइगस है, 4 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो होमोजाइगस है, 4 बच्चों में से 2 बच्चे जो हैं वो हेट्रोजाइगस है और ये दोनों जो है ये सेम फिनोटाइप शो कर रहे हैं। तो इनको मिलाकर जो है वो 3 बनता है और ये एक है जो कि रिंकल शो कर रहा है 4 में से एक, तो ये 1 हो गया। तो 3:1 जो है ये आपका फिनोटिपिक रेशो होता है किसके अंदर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। जबकि इसका जीनोटिपिक रेशो अगर आप देखें तो एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और एक होमोजाइगस रिसेसिव है। तो जीनोटिपिक रेशो जो है वो 1:2:1 बनता है। मेंडल ने एक और काम किया, मेंडल ने इनकी F3 जनरेशन भी प्रोड्यूस किया। F3 जनरेशन के लिए इसने दोबारा से इन्हें सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो F3 जनरेशन प्रोड्यूस हुई तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला जो प्लांट था जो होमोजाइगस था, चूँकि ये होमोजाइगस है तो ये अपने ही जैसे प्रोड्यूस करेगा। तो इसने सारे के सारे जो है वो होमोजाइगस ही पैदा किया क्योंकि ये प्योर ब्रेड है। यहाँ पे ये वाला भी अगर आप प्लांट देखें तो ये भी होमोजाइगस है फॉर द रिसेसिव कैरेक्टर, तो इसने भी सिर्फ अपने ही जैसे पैदा किए क्योंकि ये भी प्योर ब्रेड है। ये जो 2 प्लांट्स हैं ये चूँकि हेट्रोजाइगस हैं तो इनका वही सीन बनेगा। यहाँ पे इन्होंने उसी रेशो के अंदर पैदा किए 3:1 के। 3:1 जो है ना इनका रेशो रहा, 3 जो है वो राउंड और 1 जो है वो रिंकल्ड, ठीक है। तो ये सेम चीज़ जो है ये बार बार रिपीट होती रही। अगेन अगर आप इसे दोबारा से फर्टिलाइज करवाएंगे तो ये अपने जैसे पैदा करेगा, इसे दोबारा से फर्टिलाइज करवाएंगे तो अपने जैसा पैदा करेगा और ये वाला जो है ये फिर 3:1। तो मुसलसल 3:1 जो है ये प्रोड्यूस होता रहेगा। तो मेंडल ने प्रोसीड किया एक और स्टेप और उसने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया F2 वालों को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया और F3 जनरेशन बनवाई। उसने ऑब्जर्व किया कि 1/3 जो थे उन्होंने सिर्फ राउंड प्रोड्यूस किया। क्यों 1/3 कौन, ये वाले कहाँ गया, हाँ F2 जनरेशन के अंदर जो 1/3 है ये जब पैदा करेंगे तो ये सिर्फ अपने ही जैसे पैदा करेंगे, ठीक है। सिमिलरली 1/3 ये वाले भी सिर्फ अपने ही जैसे पैदा करेंगे, जबकि बाकी जो बीच वाले 1/3 हैं ये जो है ये डिफरेंट तरह के प्रोड्यूस करेंगे, दोनों तरह के प्रोड्यूस करेंगे और इनका रेशो हमेशा 3:1 रहेगा। तो इसकी बेसिस के ऊपर मेंडल ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी। इसने कहा कि भाई किसी भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए, किसी भी एक कैरेक्टर के अंदर जो भी कंट्रास्टिंग फॉर्म्स होती हैं, यानी एक कैरेक्टर आप बात कर लें, कलर की बात कर लें तो इसके अंदर जो कंट्रास्टिंग फॉर्म है वो रेड कलर है या पर्पल कलर है या वाइट कलर है, तो ये इसकी कंट्रास्टिंग फॉर्म है। तो ये कंट्रोल होती हैं पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर से, जिसको इसने नाम दिया था एलिमेंटेंस का। अब जो है इन्हें नाम दिया जाता है जीन्स का। हमें पता है कि जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल होते हैं फैक्टर से या फिर जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। अच्छा, हर ऑर्गेनिज्म के पास जो है, हर पेरेंट के पास जो है इस तरह की 2 होती हैं, उनके पास एक पेयर होता है जिनको हम अलील्स कहते हैं।
होता ये है कि इनमें से एक जो है वो गैमेट के अंदर जाता है और जब ये जो ऑफस्प्रिंग बनता है तो उसके पास वो दोनों वापस आ जाते हैं। एक जो है उसके पास एक पेरेंट से आता है, मेल पेरेंट से, और दूसरा जो है वो उसके पास दूसरे पेरेंट से आता है, फीमेल पेरेंट से। इनका जो पेयर बनता है, देखिए एक सिंगल को जो हम कह रहे हैं वो अलील कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं बात करूँ कैपिटल आर, तो ये सिंगल जो है ये एक अलील है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो है हम ये जो पेयर ऑफ अलील किसी के भी पास होता है ये उसका क्या कहलाता है, ये उसका जीनोटाइप कहलाता है। तो जीनोटाइप हम कहते हैं जेनेटिक मेकअप को। तो जेनेटिक मेकअप का मतलब यही है कि उसके पास जीन्स या अलील्स कौन सी हैं। तो एक को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो ये अलील है, और अगर दोनों को मिलाकर आप कह रहे हैं तो ये इसका जीनोटाइप है फॉर द कलर। और यही जीनोटाइप है जो कि कंट्रोल करता है किस चीज़ को, फिजिकल अपीयरेंस को, जिसे आप फिनोटाइप कहते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव का आपको ऑलरेडी पता है कि जो F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट कहलाता है, और जो नहीं कर पाता वो रिसेसिव। डोमिनेंट के लिए कैपिटल अल्फाबेट इस्तेमाल होता है और रिसेसिव के लिए स्मॉल अल्फाबेट इस्तेमाल होता है। अब किसी के पास अगर दोनों अलील सेम हैं तो उसको हम कहते हैं होमोजाइगस, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होमोजाइगस, और इसका जो जीनोटाइप है उसको हम कहते हैं होमोजाइगोट, ठीक है। इंडिविजुअल जो है इसको हम होमोजाइगोट कहते हैं। तो ये वाली कंडीशन जो है किसी की भी अंदर अगर ये वाली कंडीशन है तो उसको हम कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस, और इस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे होमोजाइगोट। सिमिलरली अगर किसी के अंदर डिफरेंट अलील्स हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हेट्रोजाइगस, जैसे कि ये वाली कंडीशन है, और इस ऑर्गेनिज्म को हम नाम देंगे हेट्रोजाइगोट का। तो ये सारी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सिन बोर्ड की बुक के अंदर। अच्छा, बाकी पुनेट स्क्वायर से अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि 4 में से F2 जनरेशन के अंदर जो 4 में से एक जो है, एक नहीं 4 में से 1/4 जो है, ठीक है, ये वाला जो है ये होमोजाइगस है, ठीक है। जबकि ये वाला कैपिटल R स्मॉल r ये 1/4 है और ये वाला भी 1/4 है। तो जब आप इन्हें मिला लेंगे तो ये बनेगा हाफ। तो हाफ जो है इसमें से वो हेट्रोजाइगस है, और यहाँ पर 1/4 जो है ये वाला, ये जो है होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इसकी बेसिस के ऊपर आप इसका जीनोटिपिक रेशो निकाल सकते हैं। फिनोटिपिक रेशो आपको ऑलरेडी पता है कि 3:1 होता है, जबकि जीनोटिपिक रेशो जो है वो बनेगा 1:2:1। 1 जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और 1 जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। इसकी बेसिस के ऊपर मेंडल जो है वो अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वही है कि 2 अलील्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, किसी भी ट्रेड के लिए 2 अलील्स मौजूद होती हैं, और जब मियोसिस होता है तो वो दोनों अलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और एक गैमेट के अंदर एक जाती है, और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो दोनों अलील्स जो हैं वो वापस किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास दोनों अलील्स वापस आ जाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स। इसके अंदर भी कुछ खास फ़र्क नहीं है। आप कंसिडर कर रहे हैं 2 ट्रेड्स, 2 कैरेक्टर साइमल्टेनियसली डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। अब सीड के कलर की भी बात हो रही है और सीड के शेप की भी बात हो रही है, तो वही राउंड और येलो वाली एग्जाम्पल है इसके अंदर। तो मेंडल ने एक प्योर ब्रीडिंग प्लांट लिया जो कि राउंड और येलो सीड वाला था, और दूसरा लिया जो कि रिंकल और ग्रीन सीड वाला था। इनको क्रॉस करवाया। यहाँ से आपको पता है जब गैमेट्स बनेंगे तो दोनों आर में से एक आर जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, और दोनों वाई में से एक वाई जाएगा, तो एक ये वाले गैमेट बनेंगे। सारे गैमेट इसी तरह के बनेंगे, और इसमें से भी सारे गैमेट इसी तरह के बनेंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो F1 जनरेशन बनेगी, ये हाइब्रिड बनेगा। तो ये दिखने में राउंड येलो नज़र आ रहा है। तो ये पहले भी एक्सपेक्ट किया जा चुका था कि एक कोई होगा कैरेक्टर जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो जो सीड का शेप है उसमें से राउंड अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और कलर में से येलो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अब इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो गैमेट्स बनेंगे, पहले कैपिटल R जाएगा और उसके साथ इनमें से एक जाएगा, तो कैपिटल Y चला गया। फिर दोबारा कैपिटल R जाएगा और इनमें से दूसरा Y जाएगा, ठीक है, तो स्मॉल y चला गया। फिर स्मॉल r जाएगा, उसके साथ कैपिटल Y जाएगा, और फिर स्मॉल r के साथ स्मॉल y जाएगा। तो ये 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। तो आपको पता है जब इन चारों तरह के गैमेट्स को क्रॉस करवाया जाता है तो 16 आपके पास जो है वो प्लांट्स बनते हैं, और इनके अंदर जो वैरायटीज़ बनती हैं वो 4 तरह की वैरायटीज़ बनती हैं। इनमें से 9 जो है वो राउंड येलो बनते हैं, 3 जो है वो राउंड ग्रीन बनते हैं, 3 जो है वो रिंकल येलो बनते हैं, और 1 जो है वो रिंकल ग्रीन बनते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड था। होना तो ये चाहिए था कि 3:1 बनना चाहिए था, बट कि उसने भी एक्सपेक्ट किया था कि डोमिनेंट और रिसेसिव जो है वो 3:1 में आएंगे, बट उसने ऑब्जर्व किया कि 4 जो है वो फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। और जाहिर है जब 4 बन रहे हैं तो उसमें से 2 ऐसे हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली पेरेंट जैसे नहीं है। जो राउंड येलो है वो पेरेंट जैसे हैं, जो रिंकल ग्रीन है वो पेरेंट जैसे हैं, बट जो राउंड ग्रीन है या रिंकल येलो है वो पेरेंट जैसे नहीं है। तो इन्हें हम न्यू वैराइटीज़ कहते हैं, इन्हें हम रिकॉम्बिनेंट वैराइटीज़ कहते हैं। तो भैया हमने अगर ये एक्सपेरिमेंट करवाया होता तो हमें तो कद्दू कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मेंडल को समझ आया और उसने उसकी बेसिस के ऊपर अपना लॉ दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, कि जो हमारे पास अलील्स के पेयर्स हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 पेयर्स हैं अलील्स के,
तो ये दोनों पेयर्स जो हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली होने का मतलब क्या है, एक हमारे पास कैपिटल आर है, एक हमारे पास स्मॉल आर है, एक हमारे पास कैपिटल वाई है, एक हमारे पास स्मॉल वाई है। इंडिपेंडेंटली मूव करने का मतलब ये है कि ये वाला जो कैपिटल आर है ये जब जाएगा गैमेट के अंदर तो लाजमी नहीं है कि ये कैपिटल वाई को ही लेकर जाए, बल्कि ये कैपिटल वाई को भी लेकर जा सकता है अपने साथ और ये स्मॉल वाई को भी लेकर जा सकता है अपने साथ। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते तो हमेशा आपको राउंड के साथ येलो नज़र आता, और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते तो रिंकल्ड के साथ ग्रीन नज़र आता। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको डिफरेंट वैरायटीज़ इसीलिए नज़र आ रही हैं कि जो दो कैरेक्टर्स के आपके पास अलील्स मौजूद हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ये जो राउंड और रिंकल को कंट्रोल करने वाली हैं ये एक क्रोमोसोम के जोड़े के ऊपर मौजूद हैं, और ये जो कलर को कंट्रोल करने वाली हैं ये एक क्रोमोसोम के जोड़े के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है। तो ये वाला क्रोमोसोम जब जा रहा है तो हो सकता है वो इसके साथ चला जाए मियोसिस के दरमियान, या ये वाला जब जा रहा है तो हो सकता है वो इसके साथ चला जाए मियोसिस के दरमियान। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो भैया ये था मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस और उसकी बेसिस के ऊपर इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अब आ जाते हैं लिमिटेशंस के ऊपर। जो मेंडल के लॉ हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, वो हर चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होते। कुछ कंडीशंस हैं कि जहाँ पर मेंडल्स के लॉ जो हैं वो वर्क नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास वो है कि मेंडल के जो लॉ है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वर्क करता है। अब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिप्लॉयड नहीं होते, जैसे कि फंजाई हैं, फंजाई जो है वो हैप्लॉयड होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो वो हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि स्पेशली प्लांट्स के अंदर वो पॉलीप्लॉयड होते हैं। तो जो जब तक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होगा उस पर जो है वो हमारे पास ये वर्क करेगा। जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड नहीं होंगे उन पर मेंडल के लॉ जो है वो वर्क नहीं करेंगे ना। दूसरी चीज़ जो है कि कुछ वो जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम पर लगी हुई होती हैं उन पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि कलर की जीन जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और शेप की जीन जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो ये क्रोमोसोम इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। लेकिन अगर दो जीन्स जो हैं, दो कैरेक्टर्स की जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लगी हुई हों तो उनके ऊपर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पार्ट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हाँ, क्रॉसिंग ओवर होती है कि जिसके नतीजे में वेरिएशन आ सकती है, बट इसके ऊपर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता। दूसरी बात, वो जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पर लगी होती हैं उनका पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको पता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील्स लगी हुई होती हैं उनकी दूसरी अलील वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होती। जैसे आपने हीमोफीलिया देखा या कलर ब्लाइंडनेस देखी है तो उनकी इन्फॉर्मेशन एक्स क्रोमोसोम पर तो होती है, वाई क्रोमोसोम पर नहीं होती। तो यहाँ पर भी जो मेंडल का लॉ है, मेंडल का जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होता। दैट इज़ वाई मेल्स जो है उनके पास ओनली सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और उनके वाई के ऊपर जो है वो उसकी कोई अलील लगी हुई नहीं होती, वाई के ऊपर कोई जीन नहीं होती जो कि उसे कंट्रोल कर रही होती। दैट इज़ वाई एक्स लिंक कैरेक्टर्स जो हैं वो मेल के अंदर कॉमन होता है। तो यहाँ पर जो है वो मेंडल के जो लॉ हैं या मेंडल के जो रेशोज़ हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हैं। यूज़फुलनेस की अगर हम बात करें तो अगर दो पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल फादर है जिसके पास टॉल हाइट है, ठीक है, फादर के पास टॉल हाइट है और जो आपके मदर है, मदर के पास ब्लू आइज़ है। बल्कि ये मेरे ख्याल में दो कैरेक्टर के साथ समझाया जा सकता है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, इधर ही समझाता हूँ मैं। तो ये हमारे पास फादर है, ठीक है, ये इनके 4 क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे टॉल हाइट है इनके पास, यहाँ पे डॉर्फ हाइट है, यहाँ पर इनके पास ब्लैक हेयर कलर है, यहाँ पर इनके पास सपोज रेड हेयर कलर है, ठीक है। इसको मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये फादर के अंदर कुछ कैरेक्टर हैं, एक सेट है कैरेक्टर्स का। जबकि मदर की अगर हम बात करें तो मदर के पास यहाँ पे ब्राउन आइज़ हैं, यहाँ पे ब्लू आइज़ हैं, और किस चीज़ का फ़ीचर लें हम, स्किन कलर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ब्राउन स्किन है और यहाँ पे वाइट स्किन है, ठीक है, लेट्स जस्ट सपोज। अब ये मदर के फीचर्स हैं कुछ और ये फादर्स के फीचर्स हैं। तो आपके पास जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि जो बच्चा हो वो टॉल हो, ठीक है, उसका जो हेयर कलर हो वो ब्लैक हो और उसके अंदर जो आइज़ का कलर हो वो ब्लू हो और
और किस चीज़ की बात की थी, स्किन का कलर जो है वो वाइट हो, तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर लिंकेज होती है, अगर ये दोनों लिंक्ड होते हैं, अगर ये दोनों दूसरे से इंडिपेंडेंट मूव नहीं कर सकते, तो आपके पास बच्चों के अंदर एक ही वैराइटीज़ जो है पैदा हो रही होती हैं। तो जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो भी आ सकते हैं इसके अंदर, और अगर आप चाह रहे हैं कि अनडिज़ायर्ड कैरेक्टर्स अवॉइड कर सकें तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से वो भी अवॉइड हो जाते हैं। हो सकता है कि ऐसा हो ही नहीं कि जो डॉर्फ वाला है वो आपके रेड कलर के साथ और ब्राउन आइज़ के साथ और ब्लैक स्किन कलर के साथ जो है वो मिक्स हो, ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो इक्वल चांसेस होते हैं, बट ये पॉसिबल है कि ये चारों जो हैं वो ना मिलें। तो ये सीन है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से हो भी सकता है, डिज़ायर्ड कैरेक्टर के बेबीज़ प्रोड्यूस हो सकते हैं और अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो अवॉइड भी हो सकते हैं, बट ये खुद ब खुद होता है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ना, स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड वेरिएशन, तो वेरिएशन के अंदर एक प्रोसेस जो है वो आपको बताया क्रॉसिंग ओवर है, जो कि वेरिएशन लेकर आता है, जिसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके पार्ट्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आपको जो है वो स्कोप प्रोवाइड करके देता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से भी आपके पास जो जनरेशन हैं उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं, और ये वेरिएशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि इन्वायरमेंट जो कि चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये था भैया मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और उसकी लिमिटेशंस और स्कोप।